आज मैं आपको इलियट के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। आज हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो मैंने इलियट के बारे में बनाए हैं। तो इलियट क्या थे? इलियट थे पाश्चात्य कवि और आलोचक में क्या रखते थे? महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इलियट कौन थे? ये पाश्चात्य कवियों और आलोचकों में इनका क्या था? महत्वपूर्ण स्थान था। और ये क्या कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं अमेरिकी नई आलोचना के मसीहा भी कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? अमेरिकी नई आलोचना के ये मसीहा भी कहे जाते हैं। और इलियट ने क्या किया था? इलियट ने व्यवहारिक आलोचना को मजबूत आधार स्तंभ प्रदान किया। कौन सी आलोचना को प्रदान किया था? व्यवहारिक आलोचना को इन्होंने मजबूत आधार स्तंभ प्रदान किया था। और इन्होंने क्या किया था? काव्य लिखे थे, नाटक, निबंध, आलोचना इत्यादि अनेक साहित्य रूपों का सर्जन किया था। आज हम इलियट के बारे में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो गाइस क्या बनता है कि इलियट के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इलियट के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? तो इलियट ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। तो इलियट के क्या है? 3 सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्योंकि इलियट ने कितने सिद्धांत दिए थे? 3 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से दिए थे? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, दूसरा दिया था परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत, और तीसरा दिया था उन्होंने वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरी स्लाइड। दूसरी स्लाइड में देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है इलियट के अनुसार। इलियट के अनुसार देखो क्या है। इलियट के अनुसार कवि केवल माध्यम है। दूसरा ऑप्शन है कवि के माध्यम से ही अनेक प्रकार के अनुभवों का सामंजस्य घटित होता है। इलियट ने क्या कहा था? इलियट के अनुसार क्या ये दोनों जो मैंने कथन दे रखे हैं ये सत्य हैं क्या? पहला कथन क्या था उनका? कवि केवल माध्यम है। दूसरा क्या था? कवि के माध्यम से ही अनेक प्रकार के अनुभवों का सामंजस्य घटित होता है। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन एक सही व दूसरा गलत है, कथन एक गलत व दूसरा सही है। तो इसका जो आंसर आएगा गाइस वो क्या आएगा? दोनों कथन सही हैं। क्यों कथन सही है? क्योंकि इलियट क्या कहते हैं? कवि तो क्या होता है? केवल माध्यम होता है, और कवि के माध्यम से ही क्या होता है? अनेक प्रकार के अनुभवों का सामंजस्य घटित होता है। तो इसमें क्या है? हमारे दोनों कथन ही क्या है? हमारे सही है। अब हम अगली स्लाइड देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। देखो तीसरा क्वेश्चन जो मैंने बनाया है ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 3rd नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या है? इलियट की निर्व्यक्तिकता सिद्धांत की मान्यताओं के संदर्भ में असंगत कथन है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? असंगत कथन। और कौन से सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है? निर्व्यक्तिकता सिद्धांत के बारे में। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में इनके 2 सिद्धांत लगे हुए हैं। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत लगा हुआ है और परंपरा वाला सिद्धांत लगा हुआ है, और वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत आरपीएससी के सिलेबस में नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये निर्व्यक्तिकता सिद्धांत से संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है असंगत कथन कौन सा है। तो देखो कवि वैज्ञानिक के समान निर्व्यक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है, ये तो बिल्कुल सही है। इलियट क्या कहते हैं? जो कवि होता है वो वैज्ञानिक के समान क्या होता है? निर्व्यक्तिक होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। दूसरा कथन है कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। ये भी बिल्कुल सही है कि कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि क्या है? उससे पलायन है। तीसरा ऑप्शन है निर्व्यक्तिकता का अर्थ है कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण। निर्व्यक्तिकता का अर्थ इलियट क्या बताते हैं? कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण बताते हैं। चौथा ऑप्शन है कवि के सामाजिक भाव सार्वभौम भावों में रूपांतरित होकर अभिव्यक्त
होते हैं। यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो कवि होता है उसके सामाजिक भाव नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, उसके व्यक्तिगत भाव होते हैं। इलियट के अनुसार क्या होते हैं, कवि के व्यक्तिगत भाव जो होते हैं वह सार्वभौम भावों में रूपांतरित होकर अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। केवल इसमें सामाजिक भाव लिख दिया है, यदि व्यक्तिगत भाव होता तो ये ऑप्शन भी सही होता। इसी तरह के क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, इलियट के अनुसार निर्व्यक्तिकता के कितने रूप होते हैं। इलियट देखो निर्व्यक्तिकता के कितने रूप बताते हैं। 2 रूप होते हैं, प्राकृतिक और विशिष्ट। केवल एक ही रूप होता है, प्राकृतिक केवल विशिष्ट रूप ही होता है। कितने रूप होते हैं इलियट के अनुसार निर्व्यक्तिकता के? तो इलियट के अनुसार निर्व्यक्तिकता के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक तो होता है हमारा प्राकृतिक और दूसरा होता है विशिष्ट। और इलियट किस रूप को अत्यधिक महत्व देते हैं? वो विशिष्ट रूप को अत्यधिक महत्व देते हैं। तो कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, प्राकृतिक और विशिष्ट। अगला क्वेश्चन हमारा देखो कौन सा आता है। अगली स्लाइड हमारी है, 1 मिनट। अगली स्लाइड है हमारी, इलियट किसके विचारों से विशेष प्रभावित थे? तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इलियट किसके विचारों से विशेष प्रभावित थे? इलियट क्या प्लेटो के विचारों से प्रभावित थे, कि अरस्तु के विचारों से प्रभावित थे, या कॉलरिज के विचारों से प्रभावित थे, या एजरा पाउंड के विचारों से प्रभावित थे? जो इलियट थे वो किसके विचारों से अधिक प्रभावित थे? वो एजरा पाउंड के विचारों से अधिक प्रभावित थे। इलियट किसके विचारों से अधिक प्रभावित थे? एजरा पाउंड के विचारों से विशेष प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे? क्योंकि इन्होंने एजरा पाउंड की भांति कवि को क्या बताया? वैज्ञानिक के समान निर्व्यक्तिक और वस्तुनिष्ठ मानते हुए कला को क्या घोषित किया था? निर्व्यक्तिक घोषित किया था। इलियट का क्या मत था कि जो कला में अभिव्यक्त भाव होते हैं वो क्या होते हैं? निर्व्यक्तिक होते हैं। और जो कवि होता है वो क्या करता है? अपने को कृति के प्रति समर्पित किए बिना निर्व्यक्तिक हो ही नहीं सकता। इलियट क्या कहते हैं, जो कवि होता है वो अपने को कृति के प्रति समर्पित किए बिना निर्व्यक्तिक हो ही नहीं सकता। कविता क्या होती है? मनोभावों की स्वच्छंदता नहीं, वरन उससे पलायन है। इसलिए इलियट किससे प्रभावित थे? एजरा पाउंड के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, इलियट कविता के 3 स्वरों में किन किन की व्याख्या करते हैं? इलियट ने जो कविता के 3 स्वर बताए थे उसमें इलियट किन किन की व्याख्या करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम स्वर में कवि अन्य से नहीं स्वयं से बातें करता है। इलियट के अनुसार क्या है, जो प्रथम स्वर है इसमें कवि अन्य से नहीं बल्कि किससे बात करता है? स्वयं से बातें करता है। द्वितीय स्वर में वह श्रोताओं से बातें करता है। प्रथम स्वर में तो वो क्या करता है? स्वयं से बातें करता है। द्वितीय स्वर में वह क्या करता है? श्रोताओं से बातें करता है। और तीसरे स्वर में वह क्या हो जाता है? अंतर्धान होकर पात्रों या चरित्रों के माध्यम से बातें करता है। उपर्युक्त सभी सही है। तो ये क्या है? तीनों ही कथन हमारे सही हैं, क्योंकि क्या है, इलियट ने क्या बताया था? कविता के कितने स्वरों की व्याख्या की थी? 3 स्वरों की व्याख्या की थी। इलियट कविता के कितने स्वर बताते हैं? 3 स्वर। 3 वॉइसेज ऑफ पोएट्री शीर्षक अपने मशहूर निबंध में कविता को कितने स्वरों में व्याख्यायित करते हैं? वो 3 स्वरों में व्याख्यायित करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत अपने भीतर भारतीय रस सिद्धांत के, देखो टी.एस. इलियट का सिद्धांत, देखो टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, टी.एस. इलियट का कौन सा सिद्धांत है? निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है वो अपने भीतर भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए है। किसको समेटे हुए है? भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए है, जिसमें कलाकार, नाटककार और अभिनेता के कौशल से जो व्यक्तिगत भाव हैं वो सामान्य
सामान्य सर्वसाधारण के भावों में बदल जाते हैं। व्यक्तिगत भाव किस में बदल जाते हैं? सामान्य सर्वसाधारण के भावों में बदल जाते हैं। उपर्युक्त कथन किसका है? तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है कि भगीरथ मिश्र का है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? भगीरथ मिश्र। ये कथन किसका है? तो गाइस ये कथन किसका है? भगीरथ मिश्र का है। भगीरथ मिश्र क्या कहते हैं कि इलियट का जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है वो अपने भीतर किसको समेटे हुए है? भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए है, जिसमें कलाकार क्या करता है? नाटककार और अभिनेता के जो कौशल से व्यक्तिगत भाव होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सामान्य सर्वसाधारण के भावों में बदल जाते हैं। ये कथन किसका है? भगीरथ मिश्र का है। किसका कथन है? ये भगीरथ मिश्र का कथन है। अब अगली स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। देखो, किसने निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित करते हुए लिखा कि इलियट ने, देखो अगला क्वेश्चन है, किसने निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित करते हुए लिखा कि इलियट ने निर्व्यक्तिकता सिद्धांत में आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर किसको महत्व दिया था? वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व दिया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में किया। यह किसका कथन है कि इलियट का जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है उसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए किसने लिखा कि इलियट ने जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया था उसमें आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर किसको महत्व दिया गया? वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व दिया गया। उन्होंने इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में किया। भगीरथ मिश्र का कथन है कि रामचंद्र तिवारी का कथन है। तो ये गाइस किसका कथन है? ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है। कथन हमसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि आरपीएससी में कथन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हमारा देखो अगला क्वेश्चन कौन सा आता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, 1 मिनट बैक करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, इलियट ने कलाकार के मन की तुलना किससे की है? जो इलियट है उसने कलाकार के मन की तुलना किससे की है? तो जो कलाकार का मन है उसकी तुलना इलियट ने किससे की है? कांच के टुकड़े से की है, कि प्लेटिनम के टुकड़े से की है, कि चांदी से की है, कि सोने से की है? इलियट ने कलाकार के मन की जो तुलना की है वो गाइस किससे की है? प्लेटिनम के टुकड़े से की है। किससे की है? इलियट ने कलाकार के मन की तुलना प्लेटिनम के टुकड़े से की है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, थॉमस स्टेन्स इलियट का जन्म कब हुआ था? हमसे इनका जन्म पूछा जा सकता है। इनका जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर 1888 ईस्वी में सेंट लुई मिसौरी अमेरिका में हुआ था। 26 दिसंबर 1888 में अमेरिका में हुआ था। 26 नवंबर 1888 अमेरिका में हुआ था। जो इलियट का जन्म हुआ था वो 26 सितंबर 1888 ईस्वी में कहाँ हुआ था? सेंट लुई मिसौरी अमेरिका में इलियट का जन्म हुआ था। तो इलियट का हमसे जन्म पूछा जा सकता है। इससे पहले क्वेश्चन हमने क्या किया था? इलियट ने कलाकार के मन की तुलना किससे की थी? प्लेटिनम के टुकड़े से की थी। इससे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? कथन से संबंधित था कि किसने बताया कि इलियट का जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है वो किसके विरोध में आया? रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में आया था। ये किसका कथन था? रामचंद्र तिवारी का कथन था। इससे पहले जो कथन था वो कौन सा था कि टी.एस. इलियट का जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है वो अपने भीतर भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए है। ये कथन किसका था? ये था भगीरथ मिश्र का। उन्होंने क्या कहा था? जिसमें कलाकार, नाटक और अभिनेता के कौशल से जो व्यक्तिगत भाव है वो किसमें बदल जाते हैं? सामान्य सर्वसाधारण के भावों में बदल जाते हैं। और इससे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? इलियट कविता के 3 स्वरों में किन किन की व्याख्या करते हैं? तो उपर्युक्त तीनों की व्याख्या करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? इलियट किसके विचारों से विशेष प्रभावित थे? तो इलियट एजरा पाउंड के विचारों से विशेष प्रभावित थे। और इससे पहला क्वेश्चन क्या बनाया था? इलियट के अनुसार निर्व्यक्तिकता के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, प्राकृतिक निर्व्यक्तिकता और विशिष्ट। और किसको अधिक महत्व दिया इलियट ने? विशिष्ट निर्व्यक्तिकता को अधिक महत्व दिया। इससे जो
और इससे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा था? इलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत की मान्यताओं के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा था? तो हमारा जो असंगत कथन था वो क्या था कि कवि के सामाजिक भाव की जगह क्या आएगा? व्यक्तिगत भाव आएगा, जो सार्वभौम भावों में रूपांतरित होकर अभिव्यक्त होते हैं। तीसरे नंबर की स्लाइड में हमारा क्वेश्चन क्या था? एक मिनट। इलियट के अनुसार कवि क्या है? केवल माध्यम है। कवि के माध्यम से अनेक प्रकार के अनुभवों का सामंजस्य घटित होता है। क्या था? दोनों कथन इसके सही थे। ये दूसरे नंबर की स्लाइड है। तीसरे नंबर की स्लाइड में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। तीसरे नंबर की स्लाइड में हमारा क्वेश्चन था कि इलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत की मान्यताओं के संदर्भ में असंगत कथन है। ये मैंने आपको बता दिया। कवि के सामाजिक भाव की जगह क्या आएगा? व्यक्तिगत भाव। और दूसरे नंबर की स्लाइड में हमारा था इलियट के अनुसार ये दोनों कथन सही थे। और पहले नंबर की स्लाइड हमारी थी इलियट के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इलियट के कौन से सिद्धांत थे? 3 सिद्धांत थे। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। तो इलियट के ये तीनों सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा उपर्युक्त सभी। और कॉलेज लेक्चरर में 2 सिद्धांत लगे हुए हैं, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत। तो गाइस, आज मैंने आपको 11 क्वेश्चन इलियट से संबंधित करा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो भी मैं इलियट से संबंधित क्वेश्चन आंसर की लाऊंगी, क्योंकि अभी क्या है, इलियट से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे समाप्त नहीं हुए हैं। अभी परंपरा वाला सिद्धांत है, उसके क्वेश्चन बनाने हैं मुझे। वस्तुनिष्ठ समीकरण के भी मैं 2-4 क्वेश्चन बनाऊंगी। इसके अलावा जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है उससे संबंधित भी अभी क्वेश्चन बनेंगे। तो अगली वीडियो का आप इंतजार करिए। कल जहां तक होगा मैं आपको मीरा पदावली कराऊंगी, क्योंकि कल मेरे क्वेश्चन शायद तैयार नहीं हो पाएंगे। तो क्वेश्चन की क्लास शायद मैं आपकी परसों रखूंगी। यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। यदि आपको पसंद आती है तो इसे ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।